सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से डील करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड फाइनली इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट। So guys, now we will see about consumer equilibrium through indifference curve analysis. So first of all, इस indifference curve analysis को modern approach या फिर ordinal approach या फिर हिक्सन अप्रोच भी बोला जाता है। अच्छा, इसे हिक्सन अप्रोच क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस अप्रोच के बारे में बात करी थी। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हिक्सन अप्रोच। अब इस एनालिसिस को समझने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस भी देखने पड़ेंगे, राइट? तो पहला अजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसे पता है कि इकोनॉमी के अंदर मार्केट वैल्यू क्या है सारी गुड्स की, और उसे ये भी पता है कि वो अपनी इनकम किस तरीके से स्पेंड करे जिससे उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, राइट? एंड सेकेंड थिंग इज दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड बी डिमिनिश, मतलब डिक्लाइन। एंड व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, राइट? यानी कि अगर उसे एक्स कमोडिटी को अचीव करना है तो उसे वाई कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या होगा? डिक्लाइन होता रहेगा, यानी उसकी सेक्रीफाइजल रेट डिक्लाइन होती चली जाएगी। एंड सेटिस्फैक्शन को वो क्या करेगा? रैंक करेगा, प्रेफरेंस देगा, राइट? एंड नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड इज़ गिवन, यानी कि जो कंज्यूमर है वो जिस भी कमोडिटीज़ पर अपना पैसा एक्सपैंड कर रहा है उसका प्राइस उसे क्या है? पता है, प्राइस ऑफ गुड इज़ गिवन। एंड उसकी लास्टली जो इनकम है वो लिमिटेड है। एंड ज़रूरी नहीं है कि यही अजम्पशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट? और भी दूसरे अजम्पशन हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट अगर आप एग्ज़ाम में इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। So guys, now we will see about condition of consumer equilibrium through indifference curve analysis। यानी equilibrium को समझने से पहले हमें condition समझनी पड़ेगी कि वो condition है क्या, तब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट? इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? वी ऑल नो, कुछ ऐसा। तो ये जो इसका शेप है वो कैसा है? कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स ही होना चाहिए ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से। कॉन्केव कैसा होता है? ऐसा, बट यहाँ पर कॉन्वेक्स। एंड वी ऑल नो कि कॉन्वेक्स क्यों है, क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स ओवर वाई। यानी कि अगर वो एक्स को और अचीव करना चाहता है आगे तो उसे वाई को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट? ये ए पॉइंट है एंड दिस वन इज़ बी पॉइंट। अगर उसे ए से बी पॉइंट पर आना है तो उसे y को कम करना पड़ेगा, y कमोडिटीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा x को अचीव करने के लिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्लाइन होता है, इसीलिए इसका शेप क्या है? कॉन्वेक्स है। या फिर आप इसकी जगह ये भी कंडीशन लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड बी डिमिनिश, ओके? एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट, शुड बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का क्या स्लोप होता है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ऑब्वियसली वो हमें एक्स और वाई गुड के बारे में ही तो बता रहा होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जब ये कंडीशन होगी, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ये दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पर सेटिस्फाई होगी वही पॉइंट पर हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम। So guys, now we will understand consumer equilibrium through indifference curve analysis, right? So अगर मैं कंडीशन के हिसाब से देखूं तो यहाँ ई पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पहली जो कंडीशन है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स
अपॉन प्राइस ऑफ वाई वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि इंडिफरेंस कर्व, अब ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को, और ये किसको, इंडिफरेंस बजट लाइन के स्लोप को। तो यहाँ इस ई पॉइंट पर ये जो बजट लाइन का स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ये इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया ई पॉइंट पर, राइट। ये इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और यहाँ सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, ये ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से ऐसा कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ये कॉन्वेक्स है, राइट। अब मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बारे में तो पता चल गया, ओके। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करती हूँ, राइट। इसको मैंने 1 नाम दिया इंडिफरेंस कर्व 2, और एक और एक इंडिफरेंस कर्व, दैट इज इंडिफरेंस कर्व 3, ओके। वी ऑल नो हम एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व फैमिली, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो एक तो ई पॉइंट पर ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मीट कर रहे हैं, और एक ये पॉइंट है पी पॉइंट और एक है क्यू पॉइंट, राइट। और मान लीजिए ये ए बी क्या है, आपका बजट लाइन है, ओके। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ई पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम क्यों, पी और क्यू पर भी तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यानी इन दोनों के जो स्लोप है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स नहीं है ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा है और ये बजट लाइन कुछ ऐसा है इंडिफरेंस कर्व, ओके। और यहाँ पर भी यही सेम चीज़ है, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से कॉन्वेक्स नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर, वो पी पॉइंट पर क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा है, राइट, स्लोप इसका ज़्यादा है एक्स ओवर वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, राइट, बजट लाइन से ज़्यादा है इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, ये जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो कम है एंड बजट लाइन ज़्यादा है, राइट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ओवर वाई, यहाँ पर ये कंडीशन है। तो इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है, एक रैशनल कंज्यूमर, वो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा और वाई कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज़ करेगा। और इस पॉइंट पर वो क्या करेगा, वाई कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा और एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, वो कब तक ये करेगा, एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कब तक इंक्रीज़ करेगा इस पॉइंट पे, जब तक कि वो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए, इस पॉइंट पर ना आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर वो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन कब तक इंक्रीज़ करेगा, जब तक कि वो इस पॉइंट पर ना आ जाए। अब आपके दिमाग में एक और एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो सिर्फ एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, वाई के भी तो कर सकता था। तो इसका एक सिंपल रीज़न है, इसे हम ग्राफ से समझते हैं, ओके। सो ये हमें पता है इंडिफरेंस कर्व, एंड ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। हमें पता है इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब अगर एक कंज्यूमर ए से बी पॉइंट पर आना चाहता है, राइट, ए से बी पॉइंट पर आना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो जैसे ये ओ ए पॉइंट, ओके, एंड ये बी, ए पॉइंट पर, ए कॉम्बिनेशन पे वो वाई कमोडिटी का इतना कंजम्पशन कर रहा था और एक्स का इतना। अब वो चाहता है कि वो बी पॉइंट पर आए, ठीक है, इसे हम सी ले लेते हैं एंड इसे डी, ओके। तो अब अगर वो बी कॉम्बिनेशन पर अगर वो आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। इसे हम ई पॉइंट ले लेते हैं एंड इसे हम
एफ पॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो पहले ए कॉम्बिनेशन में वो ओ ए कंजम्पशन कर रहा था, राइट, वाई का, और एक्स का कितना, ओ सी। ओके, अब जैसे ही वो बी पॉइंट पर आया तो उसने कंजम्पशन ओ ई का क्या कर दिया, कम कर दिया, और किसका बढ़ा दिया, एक्स कमोडिटी का, ओ सी से ओ बी, ओ डी कंजम्पशन वो कर रहा है, राइट। तो इसीलिए इस पॉइंट पर वो क्या करेगा, एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर भी तो वो यही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ कंज्यूमर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना चाहता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये अभी हमने समझा है, राइट। और यहाँ पर वो वाई का कंजम्पशन क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, इसे भी हम यही समझते हैं, दैट इज़ सी पॉइंट। ओके, अब अगर जो कंज्यूमर है वो क्यू पॉइंट से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, राइट, तो यहाँ पर भी वो सी से बी पॉइंट की तरफ लेट सपोज हो जा रहा है। ओके, ये एफ पॉइंट है और ये एम है। इस सी पॉइंट पर वो वाई कमोडिटी का कितना कंजम्पशन कर रहा था, ओ एम, सिर्फ इतना, राइट। एंड यहाँ पर वो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कितना कर रहा था, ओ एफ। अगर वो सी से बी पॉइंट पर जाना चाहता है ना, तो वो क्या कर देगा, ये जो एक्स कमोडिटी है उसका कंजम्पशन अब वो डिक्रीज़ कर देगा, अब वो सिर्फ ओ डी कंजम्पशन करेगा और वाई के कंजम्पशन को वो इंक्रीज़ कर देगा, ओ एम से ओ ई, राइट। सो दैट इज़ वाई, इसी वजह से यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज़ करेगा इस लेवल पर, और यहाँ पर वो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन इस लेवल पर इंक्रीज़ करेगा। तो ये दो कंडीशन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, एंड इक्विलिब्रियम इज हमें पता ही है ये ई पॉइंट पर है, राइट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।